सर हमें 23 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देना है। हम तैयारी कैसे करके जाएंगे? तो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो। हम आपको 70 में 70 दिलाएंगे। स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक ऐसा बायोलॉजी का पेपर देकर आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए 23 फरवरी को प्यारे बच्चों यह जो पेपर है रामबाण होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सलूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो पेपर का कोड है वो 348 FR है। पूर्णांक प्यारे बच्चों आप सभी का 70 नंबर का होगा। समय आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पर पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश में कर रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कर रहा है दूसरा में कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि रेखांकित चित्रों द्वारा कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सभी के पास एक क्या दिया गया है, बहुत विकल्पीय प्रश्न दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला विकल्पी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है मादा जननांग, बी है नर जननांग और सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है वह प्यारे बच्चों कौन है? नर जननांग है। नर जननांग क्या होता है प्यारे बच्चों? आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। कर रहा है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन कितने किया था? मेरे प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि प्रभाविता, विभव और पृथक्करण का नियम, ये तीनों नियम प्यारे बच्चों मेंडल जी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। करा है कि जीनी अभियांत्रिकी नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस द्वारा क्या है जीनी अभियांत्रिकी की न्यू एंजाइम की खोज पड़ी। ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट MCQ कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के में निरंतर आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है जल की, बी है वायु की और सी है ऊर्जा की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र के में आवश्यक यानी निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी आते हैं प्यारे बच्चों हम यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है यहाँ पर कि अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका वर्तिकाग्र है और इसके ऊपर प्यारे बच्चों इस तरीके से देखिए परागकण है और इसमें से देखिए क्या है, पराग नलिका निकली हुई है अंकुरित होकर। तो इस प्रकार से आप सभी को प्यारे बच्चों इसका चित्र बनाकर आना है। ठीक है, अगला यहाँ पर है प्यारे बच्चों कह रहा है कि अतर्व चक्र क्या है? यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। ठीक है, देखिए आप जब भी प्यारे बच्चों बायोलॉजी की क्वेश्चन को लिखिएगा अपने कॉपी में तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, उसे पॉइंट में करके लिखिएगा यदि वो थोड़ा सा लॉन्ग में है तो। ठीक है, यहाँ पर पहली पॉइंट में करके लिखेंगे कि यह प्रावस्था आतर्व प्रावस्था कहलाती है। 11 और 12 वर्ष की उम्र में आतर्व चक्र प्रारंभ होता है और जिसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। और यह 40 से 45 की उम्र में यह होता है बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर जाना है। ये सारे क्वेश्चन मेरे बच्चों आप सभी को 23 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है,
आगे यहाँ पर है करा है कि वरान व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि वरानथा लिंग सूत्री अप्रभावी विकार है जो यक्ष क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वरानता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने शब्दों में बहुत ही आसान तरीके में आंसर को लिखकर आना होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि समजात और समरूपता में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समजात अंग, लिखेंगे कि ये अंग संरचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर बाह्य संरचना में भिन्न होते हैं। जैसे हो गया मनुष्य के हाथ और घोड़े की अंगुली टांग, इनकी प्यारे बच्चों क्या होती है, रचना और उत्पत्ति क्या होती है, दोनों समान होती है परंतु मेरे प्यारे बच्चों इनका जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। देखिए ये मनुष्य का हाथ हो गया और इसकी टांग हो गया और दोनों का कार्य अलग अलग है, परंतु मेरे प्यारे बच्चों इनकी जो हड्डी होती है उनकी संरचना क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे अंगों को हम लोग समजात अंग कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे समरूप अंग, लिखेंगे कि ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं और परंतु समान कार्य प्रदर्शित करते हैं उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे हो गया तितली एवं चमगादड़ के पंख। देखिए तितली के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों का कार्य क्या होता है, समान ही होता है, उड़ने का काम करते हैं, लेकिन क्या करती है कि उनकी संरचना और उनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ऐसे अंग को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप अंग कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि नागफनी के पौधों में पत्तियाँ कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में आकार की परिवर्तन दिखाई देती है। इसी कारण है कि नागफनी की पत्तियों वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों को रूपांतरित हो जाती हैं। इनकी जड़ें भूमि में अत्यधिक गहराई तक ले जाती हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को इसका आंसर देना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। इस पेपर का PDF कहाँ मिलेगा, मैं आप सभी को वीडियो को लास्ट में जरूर बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि लघुत्तरी फर्स्ट है, करा है कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक जैविक के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप सभी को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का क्या करना है, परिभाषा लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिजैविक शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति क्या करते हैं, शरीर में रक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिजैविक का निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनमें कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। लिखेंगे कि वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की थी जो जीवाणुओं को वृद्धि को अवरोध करता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे 1929 में एक एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, इसे देखिए MCQ में भी कई बार पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा कौन किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है कि संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे संलग्नता और इसमें लिखेंगे कि समजात गुणसूत्री में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति को संलग्न जीन एवं इस गुण को संलग्नता कहा जाता है। ठीक है, इसमें पॉइंट में करके लिखेंगे कि संलग्न जीन्स गुणसूत्र के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, विनिमय यहाँ पर लिखेंगे कि समजात गुत्रों के क्रोमैटिड्स के मध्य आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। लिखेंगे कि विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण अलग अलग होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय के बारे में लिखेंगे। अगला प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो देखिए लिखेंगे कि DNA फिंगरप्रिंट एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधी उसके व्यक्तित्व के लिए की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, रेंजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ पर लिखेंगे कि फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो न्यायालय की जांच की हत्या, जैसे हत्या में, बलात्कार में आदि में सहायक होता है।
पैतृत्व संबंध पता करने में और विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में सहायक होता है। इस तरीके से मेरे पास बच्चों आप सभी को यहाँ पे इसका आंसर लिखना होगा। आप चाहिए तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय सेकंड है। यहाँ बोला जा रहा है कि सहभोजिता एवं स्वपकारिता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सहभोजिता, लिखेंगे कि यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से किसी एक को लाभ ही होता है और दूसरे को न लाभ और न हानि होता है। इस संबंध को क्या कहते हैं, हम सहभोजिता कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे कि आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधों की ही लाभ होता है और आम के वृक्ष को नहीं लाभ होता है और नहीं हानि होता है। ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर प्यारे बच्चों कराए की सहपकारिता है। कराए की सहपकारिता अथवा सहजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ होता है। इस तरीके से आप सभी को सहपकारिता लिखना है। इसका उदाहरण लिखेंगे कि लाइकेन सहपकारिता का एक ही उदाहरण है। ठीक है। इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। 100% कहता हूँ प्यारे बच्चों की इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। आगे यहाँ पर कहा है कि वैक्सीन क्या है, किन्हीं दो वैक्सीन के नाम और उनसे होने वाले लाभ लिखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है, लिखेंगे एक जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर में रोगों को प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है। इन्हीं औषधियों को वैक्सीन या टीका कहा जाता है और इस क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पर वैक्सीन का नाम, जैसे कि चेचक का टीका। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि 1976 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की। इस टीके को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि चेचक का टीका किससे बनाया गया था, वैक्सीनिया नामक विषाणु से। ये MCQ में पूछा जा सकता है और किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। अगला है कि पोलियो का टीका, लिखेंगे कि इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांक ने किया था। वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन को द्रव के रूप में 2 बूंद 5 साल तक बच्चों को पिलाया जाता है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे यहाँ पर है कि ड्रग क्या है, इसमें चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ड्रग्स के बारे में पहले कि जब औषधियों का सेवन आवश्यकता से अधिक एवं नियंत्रण किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों को आदत हो जाती है। दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान और अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाएं या ड्रग कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि इसमें क्या है। ठीक है। लिखेंगे कि यह एक प्रकार का ओपिओइड है जिसे हीरोइन नाम से भी जाना जाता है। प्रायः यह सफ़ेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति के नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। इस तरीके से आप सभी को इसको यहाँ पर लिखना होगा। अगला यहाँ पर है कि चरस। ठीक है। चरस को कैनिबिनास नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इसे पौधों से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषतः भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन अधिक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले क्या, ड्रग के बारे में, स्मैक के बारे में और चरस के बारे में लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा क्या है। उपाधि प्रतिरक्षा की क्रियाविधि का स्पष्ट कीजिए। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रतिरक्षा के बारे में लिखेंगे कि प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए अब लिखेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में। देखिए उपादित प्रतिरक्षा और विशिष्ट प्रतिरक्षा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। लिखेंगे कि जब रोगाणु की प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रम प्रारंभ होती है। इस उपादित यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूलित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगाणुओं की विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। किसी रोगजनक की में पहली बार सामना होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। इस
इस पहली अनुक्रिया को प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यह अनुक्रिया धीमी व तीव्र होती है। जब उसी व्यक्ति का रोगजनक दूसरी बार समान होता है तो द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्ववृत्ति या एमनेसिस्ट अनुक्रिया कहा जाता है। यह तीव्र और अधिक शक्तिशाली होती है। इस तरीके से आप तो यहाँ पर इसका आंसर देना होगा। आगे करा है यहाँ पर कि परागण क्या है, इसके लाभों और हानियों को लिखिए। तो सबसे पहले हमारे डियर स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा परागण क्या है। पर परागण लिखेंगे कि जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागकण की इस विधि को पर परागण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप सभी को लिखेंगे इसको कि इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे देखिए पर परागण के लिए क्या होती है, हमें कीट परागण यानी कीटों की आवश्यकता होती है, जंतुओं की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता है, जल द्वारा और पक्षी द्वारा। इन तरीकों द्वारा क्या होती है पर परागण होता है। ठीक है, जब कीट द्वारा परागण होता है तो इसे जब कीटों द्वारा परागण होता है तो कीट परागण कहते हैं। जंतुओं द्वारा जैसे गिलहरी हो गया और रोडेडस हो गया, इसके द्वारा क्या होता है तो क्या कहते हैं हम लोग जंतु परागण। हवा द्वारा परागण होता है तो उसे हम लोग वायु परागण। जल द्वारा परागण होता है तो उसे हम लोग जल परागण। और पक्षियों द्वारा परागण होता है उसे हम लोग पक्षी परागण। तो जब जल द्वारा परागण होता है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटोमोफिली। वायु द्वारा होता है तो कहते हैं हाइड्रोफिली, एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है जल द्वारा होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली, और जब पक्षी द्वारा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अर्नोथोफिली। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसको लिखना होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि पर परागण के क्या लाभ हैं। लिखेंगे यहाँ पहला पॉइंट कि पर परागण से उत्पन्न नई संततियाँ वातावरण के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं जिससे अस्तित्व में लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरा है कि नई जातियां का जन्म होता है। और तीसरा लिखेंगे कि पर परागण को प्रोत्साहित करना जिससे नए लक्षणों वाली जातियों का विकास किया जा सकता है। इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट लिखेंगे कि पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वस्थ, मोटे व अधिक संख्या में होते हैं। अब देखिए यदि आपको यहाँ पर लाभ पता हो गया, आप इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो आपका यहाँ पर हानि पता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे सबसे पहले सूक्ष्मजीव के बारे में। सूक्ष्मजीव क्या हैं, लिखेंगे कि ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल, कवक आदि को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए आप लिखेंगे सूक्ष्मजीवों का औद्योगिक उपयोग। ठीक है, तो लिखेंगे कि सूक्ष्मजीव डेयरी उद्योग में उपयोग, इसका सबसे पहला उपयोग लिखेंगे कि जीवाणु को कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने के लिए गुण रखते हैं। जैसे है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का निर्माण करता है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए आप सभी से MCQ में पूछा जाता है कि दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस। क्या बताएंगे, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग लिखेंगे कि पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ के निर्माण के रूप में, यानी ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला है यहाँ पर रसायनों एवं एंजाइमों के निर्माण में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पनीर, एल्कोहल, सिट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, साइक्लोस्पोरिन, ये सारे प्यार बच्चों क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, ये रसायन एंजाइम्स के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। अगला इसका उपयोग लिखेंगे प्यार बच्चों की प्रतिजैविक के निर्माण में, यानी क्या है कि पेनिसिलिन और नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन और टेरामाइसिन, मेरे प्यारे बच्चों ये जो जितने भी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हैं मेरे प्यारे बच्चों इनको क्या किया गया है, हमारे प्रतिजैविक के द्वारा तैयार किया गया है, यानी सूक्ष्मजीवों के द्वारा तैयार किया गया है। बात करें पेनिसिलियम की खोज, मैंने बताया प्यारे बच्चों आप सभी को कि पेनिसिलिन की खोज जो है 1929 ईस्वी में कौन किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप सभी का MCQ में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी का गौ वाला क्वेश्चन करा है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। तो जैसे यहाँ लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी, सबसे पहले बारे में इसको बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है उसे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इसका उपयोग यहाँ पर लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित है।
जैसे कि पीड़कनाशी प्रतिरोधी का पौधों का विकास, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों में फसलों की वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन, सूखा, ताप, लवणता आदि को प्रति उत्साहित करना। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब छठवां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों, करा है कि आवृत्ति अंडाणु आवृतबीजी की अंडाणु का नामांकन चित्र कीजिए। यानी प्यारे बच्चों जो आवृतबीजी पौधों का जो अंडाणु होता है वह होता है कौन बच्चों, भ्रूण कोष होता है। कौन होता है, भ्रूण कोष होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका एक पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर जो होती है इस तरीके से 3 कोशिकाएं होती हैं। प्यारे बच्चों इन दोनों कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बीच में कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक या फिर केंद्रीय कोशिका। ठीक है। इसके बाद क्या बच्चों इसके यहाँ पर 2 एक कोशिका इस तरीके से और 2 कोशिका इस तरीके से बड़ी बड़ी होती हैं। ये 2 कोशिका जो होती हैं ओरे ओरे का, इसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका, और ये जो बीच में कोशिका होती है इसे कहते हैं अंड कोशिका। इस तरीके से आप सभी को एक पॉलीगोनल प्रकार के भ्रूणकोष का आपको यहाँ पर इसका चित्र बनाना होगा। ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर कराए कि जेनेटिक कोड क्या है या किस प्रकार कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में कि आनुवंशिक कोड से आशय उन नियमों से है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और न्यूक्लियोसाइड त्रिक यानी एमआरएनए का अनुक्रम के कूटबद्ध संरचना को प्रोटीन में स्थानांतरित करती है। कोड का यह स्थानांतरण और ट्रांसलेशन राइबोसोम द्वारा किया जाता है। इस तरीके से लिखेंगे। अब लिखेंगे आप सभी के यहाँ पर जेनेटिक कोड का कार्य लिखेंगे कि यहाँ पर कि जेनेटिक कोड स्थानांतरण प्रक्रिया द्वारा एमिनो अम्ल के निर्माण में भाग लेते हैं। इस कोड के माध्यम से पता चलता है कि कैसे ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के समूह पहचानते हैं, कौन सा वाला एमिनो अम्ल अगले प्रोटीन के लिए जुड़ेगा। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि पशु प्रजनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आप यहाँ पर लिखेंगे पशु पर प्रजनन और लिखेंगे इसमें कि पशु के उत्पादन और उनकी वांछित गुणवत्ता के सुधार की दृष्टि से भिन्न वंश अथवा एक ही वंश के 2 तत्वों के मध्य प्रजनन कराया जाता है और इसे क्या कहते हैं, पशु प्रजनन कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लिखने के बाद क्या बच्चों आप लिखेंगे पशु प्रजनन महत्व और पशु प्रजनन की निम्नलिखित महत्व। यहाँ पर लिखेंगे कि पशुओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन सहिष्णुता और उच्च प्रजनन को बढ़ावा देती है। इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने के लिए अधिक क्षमता होती है। रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना संभव पाया गया। परिपक्वता की अवधि को इच्छानुसार निर्धारित करना संभव पाया हो गया। ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान एवं जैविक तकनीकों से पशु की परिपक्वता अवधि को घटाया जा सकता है। इस प्रकार से आप सबको इसका महत्व लिखना है। आगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कराए कि बीटी से आप क्या समझते हैं। बीटी कपास को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि बीटी फसल यानी बीटी क्रॉप्स लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कुछ ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। देखिए बीटी फसलों में क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिएंसिस नामक जीवाणु होता है। तो आप लिखेंगे इस तरीके से लिखने के बाद इसे पॉइंट में करके लिखेंगे कि इनमें बीटी विष होने से ये पादप जातियाँ कीटनाशक होती हैं। बीटी एक प्रकार का विशेष प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरिएंसिस नामक जीवाणु से निर्मित किया जाता है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कि जब इस बीज को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु के से निकाल कर किसी पादप में स्थानांतरित किया जाता है तो यह प्रजाति पीड़क प्रजातियों को कहती है। ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। प्यारे बच्चों जाइए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय हिंद।